आइए कोयले की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज से 4-5 दशक पहले कोयलांचल के किसी भी लोडिंग पॉइंट पर कंट्रोल के लिए संघर्ष आम था। लोग मरते थे, पुलिस आती थी, रिपोर्ट बनते थे, यह सब कुछ सबको दिखता था। अब उन्हीं इलाकों में एक व्हाट्सएप ग्रुप में 10 रुपए के नोट की एक तस्वीर भेजी जाती है और साथ में कुछ ट्रकों के नंबर्स भी। यह एक इशारा होता है और रास्ते के सारे चेक पॉइंट्स बिना सवाल किए एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं। दोनों कहानियां कोयले पर नियंत्रण की है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले यह दिखाई देता था और अब यह दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा। झारखंड में कोयला माफिया शब्द ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे यह कोई अचानक पैदा हुई समस्या हो। कुछ लोग आए और माहौल को बिगाड़ दिया। लेकिन अगर पूरी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि अगर कोई बाहर से आकर चलती हुई मशीन को तोड़ दे तो हम उसे अपराध कहते हैं ना। लेकिन अगर वही मशीन धीरे धीरे खुद एक अलग काम करने लगे और हम देखते रहें तो उसे क्या कहेंगे? यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ माफिया कोई बाहरी तत्व नहीं है, वह इसी सिस्टम के भीतर धीरे धीरे पनपा और जमीनी वास्तविकताओं के बीच जो खाली जगह बनी, उसी में यह आकार लेता चला गया। आज के इस एपिसोड में जो मूल बात है वो बहुत सरल है। वो कुछ इस तरह है कि माफिया व्यवस्था की उपज है और यह ओपन सीक्रेट है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, हम किसी व्यक्ति की नहीं, हम व्यवस्था की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1973 से पहले भारत में कोयला खनन मुख्य रूप से निजी हाथों में था। तब झारखंड बिहार का हिस्सा था, देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र। लेकिन खनन का ढांचा बिखरा हुआ था। छोटे मालिक, स्थानीय ठेकेदार, क्षेत्रीय प्रभाव वाले समूह, नियम मौजूद थे लेकिन उनका पालन हर जगह समान नहीं था। मजदूर अधिकतर असंगठित थे, सुरक्षा मानक सीमित थे और उत्पादन का बड़ा हिस्सा औपचारिक निगरानी से बाहर रहता था। यानी कोयला अर्थव्यवस्था पर राज्य से ज्यादा स्थानीय शक्ति संरचनाओं का प्रभाव था। जहां संसाधन बड़ा हो और नियंत्रण बिखरा हुआ हो, वहां अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं उभरती ही हैं। यह अभी भी कोयला माफिया नहीं था, लेकिन यही वह जमीन है जिस पर आगे की पूरी व्यवस्था खड़ी हुई। 1971 से 1975 के बीच भारतीय कोयला उद्योग पूरी तरह बदल गया। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। पहले कोकिंग कोल खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कंपनी बनी भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड, यानी अपना बीसीसीएल। उसके बाद 1973 में बारी आई नॉन कोकिंग कोल खदानों की। इन सबको भी सरकार ने अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। 1975 में इन सबको एक छत के नीचे लाया गया और कोल इंडिया लिमिटेड का गठन हुआ। इससे एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ। 711, जी हाँ 711, एक दो या 10 नहीं, पूरे 711 कोयला खदानें सिर्फ एक साल में सरकार की हो गई। भारतीय औद्योगिक इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीयकरण के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। उद्देश्य स्पष्ट था, उत्पादन बढ़ाना है, श्रमिकों की स्थिति सुधारना है और संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना है। कागज पर एक बड़ा सुधार था, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग थी। कुछ श्रम अध्ययन बताते हैं कि राष्ट्रीयकरण के तुरंत बाद धनबाद क्षेत्र में लगभग 50,000 स्थानीय खनिक रोजगार से बाहर हो गए। विडंबना देखिए, जिन लोगों के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया, सबसे पहले वही बेरोजगार हो गए। और फिर एक और विरोधाभास, 1974 में खदान दुर्घटनाओं में मृत्यु दर थी प्रति हजार 0.42। अगले ही साल 1975 में यह बढ़कर 1.4 हो गई। यानी एक साल में 3 गुना से अधिक। स्वामित्व बदल गया था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह नहीं बदला था। क्योंकि सरकार ने खनन का नियंत्रण तो ले लिया, लेकिन ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं हो पाए। इसके 3 कारण थे। पहला, कोयला निकालने के लिए स्थानीय ज्ञान और अनुभव चाहिए था। दूसरा, कोयला में श्रम प्रबंधन बहुत जटिल है। और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जमीन पर तेज फैसले लेने भी जरूरी थे। तब एक नया मॉडल उभरा, ठेकेदारी मॉडल। और यहीं से पूरी कहानी बदलने लगी। राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी कंपनियों ने कई काम ठेके पर देने शुरू किए। लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और अन्य दूसरी सहायक सेवाएं। यह व्यवस्था व्यवहारिक जरूरत थी, लेकिन उसके साथ एक नया पावर स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ। जिन लोगों की खदानें नेशनलाइज हो गई थी, उनके पास था स्थानीय अनुभव, मजदूरों का नेटवर्क और बरसों से बने संपर्क।
सरकारी कंपनियों को इनकी जरूरत थी और इन पुराने खदान मालिकों को अपने लिए नई भूमिका की तलाश थी। ठेकेदारी मॉडल इन दोनों की जरूरतों का एक प्लेटफॉर्म बना। इस बार वे मालिक नहीं थे, लेकिन संचालन में महत्वपूर्ण हिस्सेदार थे। समस्या ठेकेदारी नहीं थी। समस्या ये थी कि धीरे धीरे ठेकेदार व्यवस्था का विकल्प नहीं, व्यवस्था का हिस्सा बन गया। इससे दो बातें हुई। स्थानीय प्रभाव सिस्टम के भीतर बना रहा और जवाबदेही कई स्तरों में बट गई। यही व्यवस्था की सीमाएं दिखने लगी। कई शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया का अध्ययन किया है। एक ने तो अपने कंक्लूजन में लिखा है कि माफिया कोई समानांतर व्यवस्था नहीं था। यह नेशनलाइज इंडस्ट्री का ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री डिपार्टमेंट था जिसे कागजों पर नहीं, जमीन पर आउटसोर्स कर दिया गया था। यानी जो काम सीधे सीधे नहीं किया जा सकता था, ठेकेदारी व्यवस्था के स्टेक होल्डर उसे टेढ़े तरीके से करने की छूट लेने लगे। ठेकेदारी व्यवस्था के भीतर के कुछ लोग ही माफिया की भूमिका निभाने लगे। आज भी कोल इंडिया लिमिटेड में यदि लगभग 2.25 लाख से अधिक स्थायी कर्मचारी हैं, तो 1 लाख से अधिक ठेका कर्मचारी भी हैं। यह बताता है कि 70 के दशक में बना ठेकेदारी ढांचा आज भी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1980 का दशक एक नया दौर लेकर आया। 2012 में एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, शायद आपने भी देखी हो। बहुत से लोगों ने उसे सिर्फ फिल्म माना, लेकिन कोयलांचल के कई लोगों ने कहा यह सिर्फ फिल्म नहीं लगती, इसमें हमारे इतिहास की परछाई दिखाई देती है। ऐसा मानने वाले में मेरे पिता भी शामिल हैं। असल में अब तक स्थानीय नियंत्रण, ठेकेदारी और संसाधन पर निर्भरता, ये सब एक साथ जुड़ चुके थे। जैसे जैसे कोयले का महत्व बढ़ा, वैसे वैसे इस पर नियंत्रण का संघर्ष भी बढ़ा। 1979 में कोयला जगत की एक महत्वपूर्ण शख्सियत बीपी सिन्हा की हत्या हुई। यह एक नए दौर का संकेत था। अगले वर्षों में कोयला व्यापार पर नियंत्रण को लेकर कई हिंसक संघर्ष हुए। लोडिंग पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स और रेलवे साइडिंग, ये सिर्फ काम की जगह नहीं रहे, ये नियंत्रण के केंद्र बन गए। यहाँ हिंसा अचानक पैदा नहीं हुई थी, ये उस व्यवस्था का परिणाम थी जहाँ संसाधन अत्यंत मूल्यवान था, नियंत्रण अस्पष्ट था और स्थानीय शक्ति संरचनाएं पहले से मौजूद थी। इन तीनों का मिलना संघर्ष की संभावना को बढ़ाता है। यहीं से कोयला माफिया एक व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था बनना शुरू होता है। फिर आया 1991। तब देश बदलने लगा और उसके साथ कोयले की दुनिया भी। 1991 यानी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। अब संस्थागत निगरानी बढ़ने लगी, कागजी प्रक्रियाएं मजबूत हुई, नियम स्पष्ट हुए, खुले संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो यूनियन लीडर था वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया, जो गनमैन था वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन गया, जो वसूली करता था वो लाइसेंस फी लेने लगा। चेहरे बदल गए, कपड़े बदल गए, दफ्तर बदल गए, लठैती की जगह बिजनेस कार्ड आ गए, लेकिन नियंत्रण नहीं बदला। बस उसका रूप बदल गया। जो पहले खुले में दिखाई देता था, अब वो व्यवस्था के भीतर समाहित होने लगा। यहीं से कोयला माफिया एक विजुअल शक्ति से एक एम्बेडेड सिस्टम में बदलता है, और एम्बेडेड सिस्टम पहचानना हमेशा कठिन होता है क्योंकि यह सामान्य दिखने लगता है। अगर इस पूरे इतिहास को एक वाक्य में समझना है तो बात बहुत सरल है। माफिया किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, यह दशकों तक चलने वाली एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। निजी नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, ठेकेदारी, स्थानीय शक्ति और बदलती अर्थव्यवस्था, इन सब ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका असर आज भी दिखाई देता है। इतिहास में पहले खदानें बनी, फिर उन खदानों के आसपास एक व्यवस्था बनी और उसी व्यवस्था से निकला जिसे आज हम कोयला माफिया कहते हैं। इसलिए अगर समस्या व्यवस्था से पैदा हुई है तो समाधान भी सिर्फ व्यक्तियों से नहीं, व्यवस्था से ही मिलेगा। और आज इस व्यवस्था का आधुनिक रूप क्या है, यही समझेंगे अगले एपिसोड में। कोयले की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके पास भी कोयले से जुड़ी कोई कहानी है तो हमसे साझा करें। धन्यवाद।